सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बड़े भाई साहब। और यह कहानी जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। विद्यार्थियों, पिछले भाग में आपने बड़े भाई साहब के स्वभाव के बारे में जाना था कि वे किस प्रकार छोटे भाई के लिए मिसाल बनना चाहते थे, उसके लिए प्रेरणादायी बनना चाहते थे और इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए कई बार उन्हें अपनी इच्छाओं को भी दबाकर रखना पड़ता था। इसके साथ साथ वे समय समय पर अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे, लेकिन छोटे भाई की रुचि पढ़ाई में ना होने के कारण वे जब तक मौका पाकर खेलने के लिए चले जाया करते थे। खेलने के पश्चात जब वे वापस अपने कमरे में लौटकर आते तो उन्हें अपने भाई की डांट फटकार सुनने के लिए मिलती, जिसे वे चुपचाप सहन कर लिया करते थे। लेकिन जब परीक्षा हुई, वार्षिक परीक्षा होने के बाद जब नतीजा आया तो नतीजा क्या आया? नतीजा भाई साहब के लिए बुरा ही आया। वे उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कि वो फेल हो गए। और जो छोटा भाई था, जो लेखक था, वो परीक्षा में केवल जो है पास ही नहीं हुआ बल्कि अपनी कक्षा में जो है प्रथम स्थान पर आया। और इसका परिणाम यह निकला कि वह जो है बहुत घमंडी हो गए, उनके स्वभाव में बहुत प्रकार के परिवर्तन आ गए। भाई साहब ने स्थिति को जो है भांप लिया। समय रहते ही उन्होंने जो है उसे समझाने का बहुत प्रयास किया और उन्होंने जो है उसको कई तरह की बातें बता कर जो है कई उदाहरण देकर उसे अपने भाई को जो है सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पाठ में। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोडियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। भाई साहब जो हैं अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह बहुत घमंडी हो गए थे और बहुत लापरवाह भी हो गए थे। तो उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। ये बात सच थी कि भाई साहब जो थे वो परीक्षा में फेल हो गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे। तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम मेरे दर्जे में आओगे, यानी कि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे, भाई साहब 9वीं कक्षा में फेल हुए थे तो वो 9वीं कक्षा में थे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे दर्जे में आओगे, यानी कि 9वीं कक्षा में आओगे, तो दांतों पसीना आ जाएगा। ये मुहावरा है बच्चों, दांतों पसीना आना, जिसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। कि जब तुम मेरे दर्जे में आओगे तो तुम्हें जो है बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन्होंने गणित के बारे में भी बात की है। अलजबरा और ज्योमेट्री जो है गणित के विषय हैं। अलजबरा इंग्लिश का शब्द है, इसे हम हिंदी में जो है बीज गणित कहते हैं और ज्योमेट्री को हम हिंदी में जो है रेखा गणित कहते हैं। कि जब तुम बीज गणित और रेखा गणित पढ़ोगे तब तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यहाँ हमारा जो अभिप्राय है मतलब कि बड़े भाई साहब का, लोहे के चने चबाना वाला कोई चने चबाने से नहीं है, ये मुहावरा है जिसका अर्थ है कठोर परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। कि जब तुम ये दोनों विषय पढ़ोगे, कौन कौन से? बीज गणित और रेखा गणित, तो तुम्हें जो है
कठिन परिश्रम जो है करनी पड़ेगी और इंग्लिस्तान का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ उन्होंने इतिहास के बारे में बताया है। इंग्लिस्तान, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान भी एक देश का नाम है, ऐसे इंग्लिस्तान कहते हैं इंग्लैंड को, तो तुम्हें वहाँ का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है और जब तुम इतिहास पढ़ोगे तो तुम ही जो है बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे और एक ही उसमें जो है आपको, जैसे यहाँ बताया गया है, 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? क्या बताया है कि बादशाहों के नाम याद रखना जो है आसान कार्य नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, ये जो है इंग्लैंड में, मतलब कि उनके उसके बारे में बताया गया। हेनरी जो है उनके वंशज आगे आगे जो है बढ़ते रहे, तो उसमें जो है जैसे हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, इसी प्रकार से 8 हैं। तो कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, कौन सा कांड, कांड कहेंगे तो कौन सी घटना, कांड का अर्थ यहाँ क्या है बच्चों, घटना। कौन सी घटना किस हेनरी के समय में हुई, क्या यह याद रख लेना तुम आसान समझते हो? ये कोई आसान कार्य नहीं है। हेनरी 7वें की जगह यदि तुमने परीक्षा में हेनरी 8वां लिख दिया तो सारे नंबर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, सफाचट हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिफर भी नहीं मिलेगा। सिफर का अर्थ होता है शून्य, तुम्हें शून्य भी जो है नहीं मिलेगा। मतलब ये उसको समझाना चाहते हैं कि यदि तुमने गलत उत्तर लिख दिया तो तुम्हें उसकी जगह कोई भी नंबर जो है नहीं मिलेगा, तुम्हारे सारे नंबर जो है सफाचट हो जाएंगे। हो किस ख्याल में, तुम किस ख्याल में रहते हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, अभी उन्होंने जेम्स के बारे में बताया। दर्जनों मतलब कि 12, दर्जनों कहाँ है, बहुवचन के उसमें बोला है कि इससे भी ज़्यादा तो जेम्स हुए हैं और दर्जनों विलियम हुए हैं और कोडियो चार्ल्स हुए हैं। कोडियों का अर्थ होता है 20, मतलब कि 20 से भी ज़्यादा। तो जब हम इनके जो है याद करने लगते हैं इनके इतिहास के बारे में तो क्या होता है, हमारा दिमाग चक्कर खाने लगता है, मतलब कि सिर चकराने लगता है, अर्थात हमें जो है आंधी रोग हो जाता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। उन्होंने जो है यहाँ पर एक मतलब कि व्यंग्यात्मक बात कही है कि इन अभागों को, अभाग मतलब जिसको हम बोल देते हैं ना किसकी किस्मत अच्छी नहीं है, कि इन्हें जो है नाम भी ना जुड़ते थे। यदि मतलब कि उन्होंने अपने नाम कैसे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मतलब एक ही नाम, जैसे हेनरी आपने पढ़ा है, जेम्स के बारे में पढ़ा है, विलियम के बारे में पढ़ा है, तो उन्होंने क्या किया, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम, इसका अर्थ होता है 2, 3, चहारुम मतलब 4, पंचुम लगाते, पंचुम मतलब 5 लगाते चले गए। अगर मुझसे पूछते तो मैं उन्हें 10 लाख नाम बता देता। कितने? 10 लाख नाम बता देता। आगे हम इनके जो है शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला है दांतों पसीना आ जाना, मुहावरा है ये बच्चों। इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। लोहे के चने चबाना, कठोर परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। कांड, कांड मतलब घटना, कांड मतलब घटना। सफाचट, बिल्कुल साफ, सफाचट का अर्थ है बिल्कुल साफ। सिफर मतलब कि शून्य। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज व में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। अभी आगे उन्होंने गणित के बारे में फिर से बात की है कि रेखा गणित
तो बस खुदा ही पनाह, मतलब कि रेखा गणित का तो जो खुदा है वही इसका पनाह, मतलब कि उसी के शरण में जाया जा सकता है, खुदा ही जाने। क्यों? अ ब ज की जगह यदि आपने अ ब ज, जब आप जो है लाइन रेखा खींचते हैं तो अगर आपने अ ब ज वहाँ लिखना है, ठीक है बच्चों, आपको अ ब और ज लिखना है और आपने उसकी जगह अ ज ब लिख दिया। क्या लिख दिया? अ ब ज की जगह अगर आपने अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर ही कट गए, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता, निर्दयी जिसके अंदर दया का भाव नहीं होता, दया के आगे निर जो है उपसर्ग लगा है। मुमतहिनों जो परीक्षक होते हैं, इनसे कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, मतलब कि इन दोनों में अंतर ही क्या है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? व्यर्थ मतलब कि बेकार की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? क्यों उन्हें इतना परेशान करते हो? क्यों इतना उन्हें दुखी करते हो? आगे वे समझा रहे हैं एक उदाहरण देकर। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? दाल भात रोटी खाई या फिर भात, मतलब कि यहाँ पर पहले जो था दाल शब्द पहले था, भात बाद में, और दूसरे में क्या है, भात शब्द पहले आ गया, दाल बीच में आ गया है, उसके बाद में आ गया है। मतलब कि अगर शब्दों का हेर फेर हो गया तो इसमें क्या रखा है? कुछ भी जो है इसमें कोई अंतर नहीं है, बात तो वही की वही है, दाल भात हो या भात दाल हो, तो इसमें रखा क्या है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, जो ये हमारे जो पत्रों की जांच करते हैं, जो आप लिखते हो परीक्षा में पेपर लिखते हैं, तो जो परीक्षक इनकी जांच करते हैं, इनको इससे कोई भी मतलब नहीं है। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। वो क्या देखते हैं? वो वही देखते हैं जो पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। और वे चाहते भी हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, कि जो बच्चे हैं वो जो है, जो किताब है उसका एक एक अक्षर जो है अच्छे से रट डालें, मतलब कि याद कर लें। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और जो ये रटने की विद्या है, इसी का नाम क्या रख दिया गया है? शिक्षा रख दिया गया है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इन बातों को पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो बड़े भाई साहब हैं वो जो है व्यवहारिक जो है ज्ञान को ज़्यादा जो है अच्छा समझते थे। आगे पढ़ेंगे, आगे फिर से जो है रेखा गणित के बारे में बताया जा रहा है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी ही पड़ेगी। अब आगे वो क्या बता रहे हैं? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। जब हम कोण ये बनाते हैं, लंब क्या होता है, जैसे कि हम कोण बनाते हैं, तो जब हम रेखा के ऊपर कोई ये बनाते हैं, लंब गिरा देते हैं, तो जो आधार है वो जो है लंब से दुगना हो जाएगा, मतलब कि 2 गुना हो जाएगा। तो बड़े भाई साहब बता रहे हैं, बताइए इससे क्या प्रयोजन है, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है? वो कहते हैं वो चाहे दुगना हो जाए, दुगना की जगह चौगुना भी हो जाए, दुगना मतलब कि 2 गुना, चौगुना मतलब 4 गुना, या आधा ही रहे या उससे आधा ही हो जाए मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में यदि पास होना है तो यह सब खुराफात जो है याद करनी ही पड़ेगी। मतलब खुराफात का अर्थ होता है ये जो व्यर्थ की बातें हैं याद करनी ही पड़ेगी। मतलब कि तुम्हें जो है, जो ऊपर बताया गया है, रटंत जो हमें रटना है उसी का नाम शिक्षा है। यदि तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर पास होना है तो तुम्हें जो है ये सब बातें जो है याद करनी ही पड़ेगी। आइए इनके अर्थों को जान लेते हैं शब्दों के। पनाह शरण, निर्दयी जिसमें दया ना हो। मुमतहिनों परीक्षक। बेसिर पैर बिना अर्थ का, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता। प्रयोजन उद्देश्य। खुराफात व्यर्थ की बातें, फिजूल की बातें।
अब आगे जो हैं, जो बड़े भाई साहब हैं, एक मतलब हिंदी विषय के ऊपर आ गए हैं अभी। पहले उन्होंने जो है गणित विषय के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने इतिहास के बारे में भी बताया और अभी हिंदी विषय के बारे में बता रहे हैं। कहा दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? अब आगे जो है लेखक, जो बड़े भाई साहब हैं, वो अपने भाई को, लेखक को समझा रहे हैं हिंदी विषय के बारे में कि अभी जो है बोल दिया गया है बच्चों को कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अभी बच्चों, आप तो जो है अभी छूट गए हैं निबंध लिखने से। आपको तो परीक्षा में अभी केवल अनुच्छेद ही लिखना पड़ता है, जो कि निबंध का ही छोटा रूप है। लेकिन जिस समय की बात बड़े भाई साहब कर रहे हैं, उस समय बड़े बड़े निबंध लिखे जाते थे। तो वो बता रहे हैं, आप बीती, तो उन्होंने बताया है कि बोला गया है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब पन्ना क्या होता है? पृष्ठ, मतलब कि 4 पृष्ठ से वो कम नहीं होना चाहिए। अब जो है आप अपनी पुस्तक खोलिए, बैठ जाइए लिखने के लिए, हाथ में कलम ले लीजिए और उसके नाम को रोइए। किसके नाम को रोइए? किसके? समय की पाबंदी। यही नाम दिया है उन्होंने लिखने के लिए कि इसके ऊपर निबंध लिखो। अब बताइए, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। ये तो सबको पता है कि हमें जो है समय का पालन करना चाहिए। समय का पालन करना बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, धैर्य आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है। जब एक आदमी जो है अपना जो है समय का पालन करता है तो उसके जीवन में संयम आ जाता है, काम समय पर हो जाता है, तो सबको जो है उसके ऊपर क्या आता है? स्नेह आता है। और इससे फिर क्या होता है? उसके कारोबार में भी उन्नति होती है, क्योंकि अगर समय पर काम हो जाता है तो कारोबार क्या है? बिजनेस, उसमें भी उनकी क्या होती है? उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे जाएं? छोटी सी बात है ये, 1-2 वाक्य में भी अच्छे से समझाई जा सकती है कि यदि हम समय का पालन करेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे जाएं? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अब हम इसे और समझ लेंगे अच्छे से। तो उन्होंने क्या कहा है बड़े भाई साहब ने कि एक छोटी सी बात के ऊपर 4 पन्ने कैसे लिखे जाएं। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या आवश्यकता है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत उर्दू का शब्द है। हिमाकत का अर्थ होता है बेवकूफ़ी। भाई साहब उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ़ी कहते हैं। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। यह समय की किफ़ायत क्या होता है? बचत। यह समय की बचत नहीं है बल्कि उसका दुरुपयोग है। अभी दुरुपयोग शब्द कैसे बना है? दुर और उपयोग। उपयोग जो है मूल शब्द है और उसके साथ जो है आगे क्या लगा है? दुर उपसर्ग लगा है, मतलब कि उसका बुरा उपयोग, अनुचित उपयोग। तो यह उसका क्या है? बुरा उपयोग है, अनुचित उपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए, मतलब कि बेकार में किसी बात को भर भर कर लिखा जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, कि जो कुछ भी आदमी को कहना है, भाई साहब बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ भी कहना है वो चटपट, मतलब कि जल्दी से कह दे और अपनी राह ले और अपना रास्ता जो है जहाँ उसे जाना है वो जाए। मगर नहीं,
आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। आपको जो है 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, मतलब कि आपको जो है लिखने ही पड़ेंगे 4 पन्ने, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के जो पन्ने हैं, वो भी ऐसा नहीं कि हाँ छोटी सी कोई पुस्तिका है उसके 4 पन्ने लिख दे जाएं, नहीं, फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है, मतलब कि यह छात्रों पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। इसके अर्थों को जान लेंगे। पहला है इसमें हिमाकत, जिसका अर्थ है बेवकूफ़ी, किफ़ायत, बचत से, दुरुपयोग, अनुचित उपयोग, चटपट, फटाफट। अनर्थ का अर्थ है अर्थहीन। हाँ, यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा गया है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। अभी समझा रहे हैं भाई साहब छोटे को, लेखक को क्या कह रहे हैं। अनर्थ तो यह है, मतलब कि बुरी बात तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। संक्षेप में लिखना मतलब कि जो बात जो है कम शब्दों में बताई जा सके। कि कहा तो ये गया है 4 पृष्ठ होने चाहिए और फिर ये भी कहा गया है संक्षेप में लिखो। अब समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद कितने पन्ने लिखवाते अध्यापक, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते, मतलब कि पूरा विस्तार से लिखवाते। अब वे क्या कह रहे हैं आगे, वे कह रहे हैं तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। मतलब तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, मतलब ये उल्टी बात है ना, ये उल्टी ही बात है। बालक भी इतनी सी बात जो है समझ सकता है, जो छोटा बच्चा है वो भी इतनी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ नहीं। मतलब इनको अच्छे बुरे का बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं है, इनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और उस पर दावा भी करते हैं कि हम अध्यापक हैं, हम शिक्षक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। जब तुम मेरे दर्जे में अर्थात 9वीं कक्षा में आ जाओगे तो तुम्हें ये सारे काम करने पड़ेंगे। मतलब कि तुम्हें भी इतना कठिन परिश्रम, जो इतनी मेहनत है वो करनी ही पड़ेगी और तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अब आटे दाल का भाव मालूम होना ये भी मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है सही स्थिति का ज्ञान होना, कि जब तुम मेरी उम्र में आओगे, यानी कि जब तुम 9वीं कक्षा में आओगे और जब तुम इतनी मेहनत करोगे तब तुम्हें जो है सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। मतलब कि तुम इस कक्षा में तुम क्या आ गए हो, अव्वल आ गए हो, प्रथम आ गए हो, तो बहुत इतराने लगे हो, मतलब कि तुम जमीन पर पाँव नहीं रखते। ये भी मुहावरा है। मतलब तुम बहुत खुश हो रहे हो, अत्यधिक प्रसन्न होना जिसे कहते हैं। इसके लिए मेरा कहना मानिए, मेरी बात सुनिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। वो मान रहे हैं कि मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन फिर भी अपना जो बड़ेपन का जो उनका ये है वो एहसास है उन्हें, और उसे समझा रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, कि मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और इसके लिए मुझे उसका अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए। जो कुछ भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसको जो है बांध कर रखिए। मतलब कि उसे ऐसे नहीं कि एक कान से
सुनी और बात दूसरे कान से निकाल दी नहीं, उसको जो है बांध कर रखिए, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। आगे इसके शब्दों के अर्थ जान लेंगे। शब्दार्थ हैं तमीज, अच्छे बुरे की पहचान, पापड़ बेलना कठिन काम, जो कि मुहावरा भी है, आटे दाल का भाव मालूम होना, सारी बातें पता चल जाना, ये भी तो था मुहावरा था। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अभी जो है उन्होंने बोला कि स्कूल उनको जाना था तो भोजन का समय भी था, तो नहीं तो ना जाने भगवान ही जाने, ईश्वर जाने, मतलब भगवान ही जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। अब अभी तक तो भाई साहब जो है बोल रहे थे और लेखक सुन रहे थे। अभी आगे लेखक ने बताया है कि जो है स्कूल जाने का समय निकट था, नहीं तो भगवान ही जाने यह उपदेश माला, जो उपदेश वो उन्हें दे रहे थे, ये कब खत्म होती है माला, ये उनका उपदेश जो है कब खत्म होता। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। अब स्कूल जाते थे तो भोजन करके जाते थे सुबह, तो उन्हें जो है भोजन जो है कैसा लग रहा था, निस्वाद, मतलब के बिना स्वाद के। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। मतलब कि वो पास हुए थे, पास ही नहीं बल्कि प्रथम आए थे अपनी कक्षा में। इतना होने पर उनका इतना तिरस्कार हो रहा है, तिरस्कार मतलब कि अपमान हो रहा है, इतनी डांट डपट उन्हें सुनाई जा रही है। यदि वो फेल हो जाते तो शायद उसके प्राण ही ले लिए जाते, मतलब कि हो सकता है उसे मारा पीटा जाता है ना, उसके साथ बुरा व्यवहार होता। तो बता रहे हैं कि जब पास होने पर इतना मेरे साथ तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, यदि कहीं फेल हो जाता तो शायद मेरे प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। भाई साहब ने जो है बताया था गणित के बारे में, इतिहास के बारे में, हिंदी के बारे में, मतलब कि उन्होंने जो है अपने दर्जे की, अपनी जो उनकी कक्षा की 9वीं कक्षा की पढ़ाई थी उसका जो भयंकर चित्र उनके बारे में जो बताया था, हर एक का मतलब कि भयंकर चित्र उनके सामने खींच दिया था, जिससे वे डर गए थे। वो इतना डर गए थे, वो बता रहे हैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, कि वे जो है ये सब सुनने के बाद भी उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा, स्कूल छोड़कर वे घर नहीं भागे। यही ताजुब है, बोले कि हैरानगी की बात है, ये हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। इतना तिरस्कार पर भी, इतना अपमान सहन करने पर भी जो पुस्तकों में मेरी अरुचि थी, मतलब कि जो रुचि नहीं थी, यहाँ पर भी अरुचि शब्द में रुचि के आगे उपसर्ग लगा है। पुस्तकों में जो मेरी अरुचि थी वो ज्यों की त्यों बनी रही, जैसी थी वो वैसी की वैसी ही बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, खेल कूद का कोई भी अवसर रहने दो वो हाथ से जाने नहीं देते थे। पढ़ते भी थे मगर बहुत कम पढ़ते थे, बहुत कम समय के लिए वो पढ़ते थे, लेकिन खेलते ज़्यादा थे। बस वे इतना ही पढ़ते थे कि रोज का टास्क जो है वो पूरा हो जाए, मतलब कि जो कक्षा में कार्य कराया जाता था और जो उन्हें घर के लिए कार्य दिया जाता था वो कार्य पूरा हो जाए। क्यों? नहीं तो क्या होगा, दर्जे में जाएंगे, अपनी कक्षा में जाएंगे
तो उन्हें जलील होना पड़ेगा। अगर कुछ काम नहीं करेंगे, जलील होना क्या होता है कि उन्हें अगर उन्हें कोई चीज़ पूछी जाएगी और वो नहीं आएगी तो उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसके लिए रोज़ का टास्क कर लिया करते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। जो वो प्रथम आए थे और इससे उन्हें क्या हुआ था, अपने ऊपर विश्वास पैदा हो गया था, लेकिन वह फिर से भाई साहब की डांट खाने के बाद फिर से कहीं खो गया। लुप्त हो जाना, खो जाना, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। वे फिर जो है डर डर से के अपना जीवन जो है काटने लगे। अब शब्दों के अर्थ जान लेंगे। निस्वाद, बिना स्वाद का। ताजुब, आश्चर्य। ज्यों की त्यों का अर्थ है जैसे कि तैसे, मतलब जैसे है वैसे का वैसे ही। जलील, बेशर्म। तो बच्चों, आज के पाठ में आपने क्या जाना कि भाई साहब ने उसे जो है बहुत तरह की बातें सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि वे जो लेखक थे वे लापरवाह हो गए थे। वे जो है अपने भाई का जो है उसको बताते भी नहीं थे और चुपके से जो है बाहर खेलने के लिए चले जाया करते थे और बहुत देर तक बाहर रहते थे। तो समय रहते भाई ने स्थिति को जो है समझ लिया और उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। तो अभी हम जो इस पाठ के जो हम जितना आज पढ़ा है उसके जीवन मूल्य इस प्रकार से हैं कि जीवन में हमें व्यावहारिक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ जो बताया है, जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने क्या बताया है कि हमें जो है आजकल क्या है कि हम जो है जैसे हमें कोई भी विषय पढ़ना है तो हमें रट्टा लगाना पड़ता है, हम रटते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो उन्हें जो है जो शिक्षा पसंद थी वो कौन सी थी? व्यवहारिक शिक्षा, ठीक है। और दूसरा क्या है? बड़ों के अनुभव से हमें सीख लेनी चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। कि जो बड़ों का अनुभव है, जो बड़े हमें अपनी उम्र के हिसाब से जो बातें हमें बताते हैं, जो कि उन्होंने अनुभव की होती हैं, तो हमें जो है उनसे सीख लेनी चाहिए। अन्यथा यदि हम वो सीख नहीं लेते तो बाद में हमें क्या करना पड़ता है? हमें पछताना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। बाकी का पाठ हम जो है अगले भाग में करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो आगे आने वाले समय के लिए जब हम दूसरा पाठ इसका अगला भाग करेंगे, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।